Hello everyone, my name is Divyanshi and today we have discussion particularly main seat guarantee program. ये कोर्स है हमारा और इसमें 3 कोर्सेज होते हैं. पहला कोर्स जो है in that we would be covering previous year questions, prelims के जो आए हुए questions है that would be free on YouTube. और इसके बाद जो कोर्स 2 और कोर्स 3 है, इन कोर्स 3 वी वुड बी डिस्कसिंग 10 इयर्स जो जीएस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एंड 4 इयर्स सीसैट. इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, पर जो कोर्स 1 है इसमें आपको पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी. एंड इन कोर्स 3 वी वुड बी डिस्कसिंग 25 इयर्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स में आए हैं एंड यू वुड ऑल्सो गेट 8 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सीसैट के. सो दिस इज द डिटेल कोर्स फी स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं. कंटिन्यूइंग, ये हमारा डिस्कशन है ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. सो लेट्स बिगिन. First question is, which one of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone? इसका आंसर डी पार्ट है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. तो सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क. जब भी हम किसी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ब्रॉडर आइडिया ये होना चाहिए कि वो किस स्टेट में लाई करता है, वहाँ पे कौन सी कोई फ्लैगशिप स्पीशीज मिलती है पर्टिकुलरली, जैसे टाइगर हो गया, कोई टाइगर रिजर्व्स भी कुछ नेशनल पार्क्स को डिक्लेयर किया जाता है, या फिर नामदफा नेशनल पार्क है तो वहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल विच इज़ ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज वो फेमस है, वो वहाँ मिलती है. सो इस तरीके की डिटेल्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए. सो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इट लाइज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट एंड पिथौरा डिस्ट्रिक्ट, दोनों ही उत्तराखंड में आते हैं. एंड जो ये काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे लाई करती है, दैट इज करता है अराउंड 3000 मीटर्स एंड लाइज इन द टेम्परेट जोन. सो टेम्परेट जोन में लाई करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेजिटेशन भी टेम्परेट वेजिटेशन होगा, जैसे कि मॉसेस, लाइकन्स हायर एल्टीट्यूड्स पे जो मिलते हैं अबव द ट्री लाइन, उस तरीके की वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है. जो फौना है, वाइल्ड लाइफ है, वो यहाँ पे स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप, मस्क डियर इज फेमस फॉर परफ्यूम एंड ऑल, इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो इसका ये यहाँ पे पोचिंग वगैरह भी होती है. सो फौना यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो इस तरीके की जो डिटेल्स होती हैं दैट यू मस्ट रिमेंबर. देन यहाँ पे फिजिकल फीचर्स क्या है, इट लाइज इन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन जस्कार एंड ग्रेटर हिमालयाज. सो जो ग्रेटर हिमालयाज रेंज है और जस्कार रेंज है, दोनों के बीच में इट लाइज. और क्या है इसका जो इट इज़ अ जेंटल लैंडस्केप, यहाँ पे रग्ड माउंटेनस टोपोग्राफी है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर. अ बायोस्फीयर इज अ लार्जर एरिया विच encompasses several national parks and wildlife sanctuaries. So this particular Valley of Flower National Park is a part of Nanda Devi Biosphere Reserve. और यहाँ से पुष्पावती रिवर जो है दैट फ्लोज थ्रू द नेशनल पार्क. सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड पूछा जा सकता है. सेकेंड स्टेटमेंट जो था इसमें नामदफा नेशनल पार्क. सो वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे क्या फेमस है. नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल फेमस है विच इज़ अ मैमल और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है विच इज़ फाउंड इन द पार्क. इट इज़ बैट की एक स्पीशीज होती है ये पर्टिकुलरली. देन इट इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालयाज में. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स भी है, ईस्टर्न हिमालयाज में अरुणाचल प्रदेश नामदफा नेशनल पार्क ईस्टर्न हिमालयस में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है. एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व. सो ये पॉइंट भी यू शुड रिमेंबर. एंड यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं क्योंकि इट लाइज इन यहाँ पे मॉनसून रेनफॉल जो है दैट एक्सीड्स अराउंड 200 सेंटीमीटर. Then third is Neora National Park. It is located in West Bengal. और यहाँ पे रेड पांडा मिलता है, इसका नेचुरल हैबिटेट है यहाँ की रग्ड टेरेन पे. और जो फ्लोरा है यहाँ पे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट वेजिटेटिव सिस्टम्स जो हैं वो मिलते हैं. रोडोडेंड्रॉन, ओक, इस तरीके का वेजिटेशन जो है वो यहाँ पे मिलता है. देन फोर्थ इज मनस नेशनल पार्क. मनस नेशनल पार्क आपका आसाम में लोकेटेड है. इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में भी इट इज़ अ प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में साइट है ये. इट इज़ ऑल्सो अ एलिफेंट रिजर्व एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व. सो इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये इनमें से चारों है या इनमें से एक नहीं है, ये पूछ सकते हैं.
देन फौना यहाँ पे असम रूफ्ड टर्टल मिलता है, हिस्पिड हरे मिलता है विच आर रैबिट, देन गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग एंड वाइल्ड वाटर बिफेलो मिलती है। एंड यहाँ पे मनस रिवर जो है दैट फ्लोज थ्रू द पार्क। देन सेकेंड क्वेश्चन इज इट इज रिगार्डिंग कि कौन सी फेमस प्लेस है और वहां से कौन सा फिजिकल फीचर में रिवर पूछा है कि कौन सी पर्टिकुलर रिवर पे ये फेमस प्लेस लोकेटेड है। सो इस तरीके के मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पांढरपुर रिवर चंद्रभागा, ये स्टेटमेंट सही है। पांढरपुर इज अ पिलग्रिमेज टाउन मतलब यहाँ पर विठल इज अ सेक्ट जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं एंड इनका टेम्पल है वाकारी सेक्ट को बिलोंग करता है। विठल जो लोग विठल की पूजा करते हैं यानी कि विष्णु जी का एक फॉर्म है उसकी पूजा करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेक्ट के लोगों को वाकारी सेक्ट कहते हैं। एंड यहाँ पर उन्हीं का विठोबा टेम्पल है एंड Bhakti Saint Chaitanya Mahaprabhu, he is associated with the temple, and this is a town located on Chandrabhaga river in Sholapur district of Maharashtra. Then second is Tiruchirappalli. This is Tiruchirappalli. This is also known as Tiruchi. It is located in Andhra Pradesh और ये कावेरी डेल्टा के अराउंड 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द सिटी है। एंड इसका हिस्ट्री क्या है कि यहाँ पे पल्लवास, पांड्यास, विजयनगर एम्पायर, नायक डायनेस्टी, ये सारे लोगों ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स इवन दे हैव रूल्ड दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर त्रिची रीजन, and it is famous for Ranganatha Swami temple. So this pilgrimage site is also important. यहाँ पर ये मौजूद है। Then third is talking about Hampi. So Hampi is also part of, यहाँ पे जो भी हम्पी में monuments हैं, कई सारे monuments हैं, and it's a part of World Heritage Sites जो हम्पी में monuments है। It is located in Vijayanagar district, कर्नाटका में। एंड ऐसा माना जाता है कि जो हम्पी इज एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, बट ये भी माना जाता है कि इट प्रीडेट्स विजयनगर एम्पायर और इसके बारे में रामायण और पुराण में भी बात की गई है। और यहाँ पे वीरूपक्ष टेम्पल है। सो दिस कैन बी आस्क्ड कि वीरूपक्ष टेम्पल अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है, आर्ट एंड कल्चर में बन सकता है, एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे आदि शंकरा की मोनेस्ट्री भी लोकेटेड है which is presently active. Then this third question, it is also asked in 2019, अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट कौन कौन सा इनमें से नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व्स हैं। सो आई टोल्ड यू कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क को पार्ट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व का आइडिया होता है कि हम एक कंटिगुअस अप्रोच, एक कंटिगुअस लैंडस्केप प्रोवाइड करें ताकि जो है एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो सके, जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का केस है वो कम किया जा सके। सो ये आइडिया है बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट ये है। और इसमें नेयर, पेपरा, शेद्रुने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलक्कड़ मुंडन थरई टाइगर रिजर्व, दीज आर पार्ट ऑफ अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ पर लोकेटेड है। तो इट इज लोकेटेड ऑन द सदर्न मोस्ट एंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एट द बॉर्डर्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि कहाँ लोकेटेड है। कॉम्पोजिशन हम बात कर चुके हैं इसकी, एंड किस तरीके का वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, तो इसलिए ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं यहाँ पे। देन डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, क्योंकि प्रॉपर पूरे वेस्टर्न घाट्स में इक्वल रेनफॉल नहीं होती, एक विंडवर्ड साइड होता है, एक लीवर्ड साइड होता है। सो विंडवर्ड साइड में ज्यादा रेनफॉल होती है, लीवर्ड साइड में कंपैरेटिवली कम रेनफॉल होती है। तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। इवन यहाँ पे शोला फॉरेस्ट और माउंटेन वेजिटेशन भी देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द एलिवेशन। यहाँ पे हिल्स वगैरह प्रेजेंट है और वो एलिवेशन की वजह से हमें माउंटेन वेजिटेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फौना की बात करें तो यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलता है, एशियन एलिफेंट मिलता है, नीलगिरी ताहर मिलता है। सो दीज फैक्ट्स यू कैन रिमेंबर, यू शुड। सो ये मैप है, यू कैन सी कि कैसे बायोस्फीयर रिजर्व में कंटिगुअस जोन्स जो हैं वो प्लान किए जाते हैं ताकि कंजर्वेशन जो है वो इफेक्टिवली किया जा सके। फोर्थ क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट
ये 4 स्टेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से इनको अरेंज करना है कि किसमें कितने ज़्यादा फॉरेस्ट है. सो अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया के परसेंटेज में फॉरेस्ट का एरिया कितना है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है. एंड द टॉप 5 स्टेट्स आर मिजोरम में 85% है. आफ्टर दैट इट इज़ अरुणाचल प्रदेश 79%, फिर है मेघालय 76%, देन मणिपुर एंड देन नागालैंड. ओवरऑल सब में देखें तो 75% से अबव ही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में. बट जो ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो हाईएस्ट और लोएस्ट में से नहीं है, किसी बीच में से उठा के आपको पूछा है कि आप सीक्वेंस में मतलब किस में कितना ज़्यादा एरिया है वो अरेंज करें. सो दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि बीच में से ज़्यादातर लोगों को हाईएस्ट पता होता है, लोएस्ट पता होता है, बीच में अरेंजमेंट्स मुश्किल होता है याद करना. सो इसमें पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा है. इट इज़ ऑल्सो अ ट्राइबल एरिया है, डेवलपमेंट कम है यहाँ पे, तो इसलिए छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन मध्य प्रदेश एंड लीस्ट इज मतलब इसमें लास्ट जो है वो महाराष्ट्र है. सो इस तरीके से के क्वेश्चन को हम इस एनालॉजी से कर सकते हैं कि महाराष्ट्र इज अ रिलेटिवली डेवलप्ड एरिया, और जहाँ डेवलप्ड एरियाज होते हैं वहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह का सेटअप करना और जो आपके वाटर रिजर्वॉयर्स हैं ये सब सेटअप करने में फॉरेस्ट को जो है वो काटना पड़ता है. डिफॉरेस्टेशन दिस डेवलपमेंट जो है दैट इन्वॉल्व्स डिफॉरेस्टेशन. सो इस एनालॉजी से महाराष्ट्र का छत्तीसगढ़ के कंपैरिजन में फॉरेस्ट एरिया जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता. आप इस तरीके की किसी सोच को लगा करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. देन फिफ्थ क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ग्लेशियर्स एंड वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, बिकॉज ग्लेशियर्स जो है हिमालयन रिवर्स के सोर्स भी हैं, तभी हिमालयन रिवर्स दीज आर द पेरिनियल रिवर्स, राइट. सो बंदरपंच ग्लेशियर यहाँ से यमुना निकलती है. यस, यमुना यहाँ से निकलती है. इट इज कहाँ लोकेटेड है बंदरपंच ग्लेशियर? दिस इज लोकेटेड इन गोविंद पशु विहार, एक नेशनल पार्क है ये, वहाँ पर लोकेटेड है. एंड दिस इज द मेजर वाटरशेड फॉर द हेड वाटर्स ऑफ यमुना. सो यस, ये यमुना रिवर जो है वो यहाँ से सोर्स है, यहाँ से निकलती है मतलब. देन बाराशिगरी इज ऑल्सो लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है ये. एंड इसमें इसका जो फीचर, जो खास बात है कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज लोकेटेड ऑन द पीर पांजल रेंज. देन यहाँ पर जो चंद्र रिवर है, बेसिकली चेनाब जो रिवर है दैट इज वो चंद्र रिवर और भागा रिवर के कॉन्फ्लुएंस के बाद जो आगे रिवर जनरेट होती है, आगे रिवर निकलती है, दैट इज कॉल्ड चेनाब. सो दिस चंद्र रिवर फीड्स दिस चंद्र रिवर एंड भागा रिवर दे टुगेदर मेक अप चेनाब. सो ये जो चंद्र रिवर है दैट इज पर्टिकुलरली फेड बाय बाराशिगरी ग्लेशियर. देन आपका मिलम ग्लेशियर है, इट इज पार्ट ऑफ कुमाऊन हिमालयस. कुमाऊन हिमालयस जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है, पर्टिकुलरली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, एंड इट इज द सोर्स ऑफ गौरी गंगा रिवर. दिस फैक्ट यू कैन रिमेंबर. एंड देन द सियाचिन ग्लेशियर, इस पे क्वेश्चन 2020 में भी पूछा है, एंड ये लोकेटेड है काराकोरम रेंजेस में. काराकोरम रेंजेस सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर रीजन में लाई करते हैं, वेयर LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज लोकेटेड. यहाँ पर नुब्रा रिवर जो है इज द निकलती है यहाँ से. नुब्रा रिवर क्या है? इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर. श्योक रिवर अपने आप में इंडस की ट्रिब्यूटरी है एंड यहाँ से वो निकलती है. देन टॉकिंग अबाउट जो हम सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर एरियाज, या कह सकते हैं कि नॉन पोलर एरियाज में इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर and also the longest glacier in the काराकोरम. काराकोरम में ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड इन नॉन पोलर एरियाज. लॉन्गेस्ट नहीं, सेकेंड लॉन्गेस्ट है. देन इट लाइज इन द सल्तोरो रिच विच इज इमीडिएटली वेस्ट एंड द मेन काराकोरम रेंज है उसके ईस्ट में लाई करता है ये, और सल्तोरो रिच के वेस्ट में लाई करता है. Then Zemu Glacier is the largest glacier in Eastern Himalayas. ये Western Himalayas का पार्ट नहीं है, Eastern Himalayas का पार्ट है, and it is located at the base of Kanchenjunga mountains जो हैं, that are part of Sikkim. और ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है. कंचनजंगा के बारे में हम जानते हैं कि इट इज द मिक्स्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का.
रिसेंटली इनको ये स्टेटस मिला है कुछ साल पहले, एंड इट इज द सोर्स ऑफ, जो जेमू ग्लेशियर है दैट इज द सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर. Then sixth question is talking about which of the following in ये आलियापुर, ईसापुर और कंग्सबती, इनमें क्या कॉमन चीज है? So these all are water reservoirs. आलियापुर जो है that is located in Annamalai Hills in Tamil Nadu, whereas ईसापुर जो है that is a dam on Pain-Ganga river in Maharashtra. And कंगसबाती जो है that is a reservoir, that is a second largest earthen dam of India in West Bengal. Then seventh question is talking about कि इनमें से artificial lake कौन सी है? So कोलेरू, नैनीताल, रेणुका, these all are natural lakes. Only कोदई कैनाल जो है that is not a natural, it is an artificial lake. कोदई कैनाल कहाँ located है? It is located in दिंडीगल district of Tamil Nadu. So दिंडीगल में modern factory भी establish की थी. किसने establish की थी? It was टीपू सुल्तान, इन्होंने establish की थी. Then इसका तमिल लैंग्वेज में मतलब जो है कोदई कैनाल का, दैट इज द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट इज एन आर्टिफिशियल लेक. देन कोलेरू लेक की बात करें तो कोलेरू लेक जो है दैट इज अ नेचुरल यूट्रोफिक फ्रेश वाटर लेक. इट इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, आंध्र प्रदेश में है ये. एंड अर्लियर पहले ये लगून थी, बाद में जो है दैट बिकेम अ लेक बिकॉज इमर्जेंट कोस्ट लाइन की वजह से यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन वगैरह जो इन्हीं नदियों ने किया, दैट मेड इट अ इनलैंड लेक. अर्लियर इट वाज अ लगून. इमर्जेंट कोस्ट लाइन का मतलब होता है द कोस्ट लाइन जहाँ पर या तो पानी वाटर लेवल जो है, सी लेवल जो है वो फॉल हो गया हो, या फिर लैंड जो है वो अपलिफ्ट हो गई हो. सो दैट काइंड ऑफ कोस्ट लाइन इज कॉल्ड इमर्जेंट कोस्ट लाइन. और फिर वहाँ पर जो भी वेव एक्शन की वजह से जो इंडेंटेड कोस्ट लाइन वगैरह बनती है, दैट इज अ फीचर ऑफ इमर्जेंट कोस्ट लाइन. It is also a Ramsar site and यहाँ पर endangered spoon-billed sandpiper, it's a bird, भी मिलती है. It is a critically endangered bird. Then Nainital is a part of Kumaun Himalayas जो कि उत्तराखंड region में lie करते हैं. And it's यहाँ पर I-shaped lake जो है, दो lakes इस तरीके से present है. And यहाँ पे जो highest peak है उसका नाम है नैना peak. So नैनीताल. एंड देन रेणुका लेक जो है ये भी आपकी रामसर साइट है. इट्स अ नेचुरल लेक एंड इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश. Then eighth question, it is talking about कि what are the possible consequences of sand mining. Decrease, पहला statement कह रहा है decreased salinity in the river. So ये statement गलत है. ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी extract sand mining करेंगे, so that would ultimately increase the salinity. So अगर हम उसको eliminate करते हैं कि पहला option गलत हो जाता है, तो elimination से B part हमारे पास आंसर बचता है. अब हाउ, कैसे सैंड माइनिंग से ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है? अब सैंड माइनिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ड्रेजिंग वगैरह करनी पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डेब्री जो है वो रिलीज होती है, जनरेट होती है, एंड दैट अल्टीमेटली जो है उसकी वजह से क्वालिटी जो है डिग्रेड होती है, एंड ग्राउंड वाटर टेबल भी डिक्लाइन होती है अगर हम ज़्यादा सैंड माइनिंग करें, क्योंकि सैंड भी जो है वो एज अ एक्यूफर एक्ट करती है, पोटेंशियल एक्यूफर, एंड इट ऑल्सो स्टोर्स पोर्शन ऑफ रिवर वाटर, सो विच अदरवाइज जो है वुड बी लॉस्ट टू द सी. तो ये भी एक रीजन है कि पोल्यूशन होगा ग्राउंड वाटर का, एंड इट वुड ऑल्सो लोअर द ग्राउंड वाटर टेबल. The ninth question is related to agricultural soil. Agricultural soil में high content of organic matter जो है drastically reduces water holding capacity. So ये statement बिल्कुल ही गलत है. High अगर content होता है ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल में, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो रन ऑफ है पानी का वो जो है वो डिक्रीज होता है, और जब रन ऑफ कम होगा तो पानी को ग्राउंड पे स्टे करने का टाइम ज़्यादा मिलेगा, एंड एज अ रिजल्ट इनफिल्ट्रेशन जो है वो सॉइल में ज़्यादा होगा, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी सॉइल की. सो दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग. अब अगर वन को हम एलिमिनेट करते हैं तो ये भी गलत, ये भी गलत. बी पार्ट वुड बी द राइट आंसर. बट आगे के स्टेटमेंट देखते हैं. लेट्स सी कि ऑयल ऑर्गेनिक मैटर जो है दैट इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू द सॉइल एग्रीगेट्स, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज इंटीमेटली मिक्स्ड विद द सॉइल पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो इंक्रीजेस मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल,
एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि सॉइल डज नॉट प्ले इन एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सॉइल में सल्फर जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो इनऑर्गेनिक सल्फर है दैट इज एसिमिलेटेड बाय द प्लांट रूट्स, ठीक है। तो लार्ज पार्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक सल्फर है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द अपर हॉरिजॉन। सो सॉइल में लेयर्स होती हैं, अपर हॉरिजॉन जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें ऑर्गेनिक सल्फर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यस, सॉइल प्लेज अ पार्ट इन द सल्फर साइकिल। ये स्टेटमेंट जो है सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। Then third statement is saying कि irrigation over a period of time can contribute to salinization of some agricultural land. Yes, ये केस है पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ पे जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, एंड व्हाट फार्मर डू कि वो फ्लडिंग कर देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा एग्रीकल्चरल फील्ड की। उसकी वजह से क्या होता है, पानी में सॉल्ट कंटेंट होता है, एंड जब इवेपोरेशन की वजह से सॉल्ट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं ग्राउंड पे, एंड उसकी वजह से सॉइल का सेलिनाइजेशन जो है वो हो जाता है। देन 10th क्वेश्चन इज अबाउट Barren Island volcano. It is an active volcano located in Indian territory. Yes, this is located in Indian territory. Andaman and Nicobar Island के पास में ये Barren Island volcano है. It lies, second statement is saying it lies about 140 kilometer east of Great Nicobar. This statement is wrong. It lies 140 kilometer east of Andaman, southern South Andaman, और 140 kilometer east of Port Blair, जो कि सदर्न अंडमान में लाई करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो इफ यू एलिमिनेट 2 एंड यू नो 1 इज द राइट आंसर, सो वी हैव मतलब ए और डी में से ही कुछ हो सकता है। सो थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। तो यस, इट इरप्टेड इन 1991 बट रिसेंटली इट ऑल्सो इरप्टेड इन 2017। सो उसके बाद इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब जिसको ये फैक्ट पता है तो वो कर लेगा इसको, अदरवाइज 50-50 पे ये क्वेश्चन जो है वो अटक जाएगा। इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द इमेज, यू कैन सी मैप में कहाँ है बैरन आइलैंड। दिस इज बैरन आइलैंड, ये है पोर्ट ब्लेयर, और इट इज लोकेटेड 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसका पार्ट है, सदर्न अंडमान का पार्ट है, और निकोबार जो है दैट लाइज इसके नीचे। देन 11th क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में हिमालय जो है दैट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। सो ये फैक्चुअल नॉलेज है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे फिजियोग्राफी में जो इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं जैसे हिमालयस हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए, या फिर कोस्ट लाइन जो है वो कितने स्टेट्स के अलॉन्ग एक्सटेंड होती है, इस तरीके के फैक्ट्स जो है दैट वी शुड रिमेंबर और ट्राई टू रिमेंबर। सो हिमालयस जो है दे आर स्प्रेड ओवर 12 स्टेट्स, नॉट 5। 12 स्टेट्स जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। सो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड जो भी स्टेट्स हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो कि वेस्टर्न हिमालयस का पार्ट में आते हैं। Then Western Ghats, it is saying कि Western Ghats are spread over 5 states only. This statement is also incorrect. यहाँ पे Western Ghats जो हैं वो 6 states में spread हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। So ये इस तरीके से Western Ghats आते हैं। गुजरात का भी पार्ट है एंड देन पूरा। So this केरला, then कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात का जो ये पार्ट है that is also part of Western Ghats only. Then Pulicat Lake. Pulicat Lake is located between 2 states, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So third statement would be correct. अब 12th question is about Indian Ocean Dipole. So ये particularly climatology से question है कि which of the following, ये Indian Ocean Dipole का क्या रोल है इंडियन मानसून में, उसको prediction में क्या पर्टिकुलर रोल प्ले करता है। सो पहला स्टेटमेंट है आईओडी फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आईओडी जो होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है और ईस्टर्न इंडियन ओशन है, उसके सी सरफेस टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको हम आईओडी कहते हैं। एक पॉजिटिव आईओडी होता है जब सी सरफेस टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आता है, और एक निगेटिव आईओडी होता है जबकि डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आता है।
और ये पर्टिकुलर फिनोमिना जो है ये इंडियन ओशन में जो साउथ वेस्ट मानसून है उसको इफेक्ट करता है. अगर पॉजिटिव आईओडी साइकिल है तो साउथ वेस्ट मानसून जो है दैट वुड बी स्ट्रेंथेंड, और ज्यादा बारिश हो जाएगी इंडिया में. बट अगर नेगेटिव आईओडी है तो ला नीना की कंडीशंस को ये मतलब कि कम बारिश की कंडीशंस को सुपर इम्पोज करता है कंट्री में. सो एन आईओडी कैन इन्फ्लुएंस एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून. यस, इट कैन इम्पैक्ट. कैसे इम्पैक्ट करेगा? अगर पॉजिटिव आईओडी है और एल नीनो में हमको पता है कि रेनफॉल जो है वो कम होती है, बट अगर वी हैव पॉजिटिव आईओडी इन द इंडियन ओशन, सो उसकी वजह से फिर जो रेनफॉल एल नीनो का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा और रेनफॉल लगभग ठीक ठाक इंडिया में हो जाएगी. सो ये वेरिएबिलिटी जो है इंडियन मॉनसून की वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ कि कई सारे फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं इंडियन मॉनसून में. सो इसका आंसर हो जाएगा 2 only, B part. Then 13th question, it is talking about particularly एक बीच का फीचर है कि at one place in India, if you stand on the sea shore and watch the sea, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day, and you can actually walk on the floor when the water recedes. So ये particularly अगर आप ओडिशा की वेबसाइट पे देखेंगे, टूरिज्म की वेबसाइट जो भी उनकी वेबसाइट है, तो उसमें चंदीपुर बीच के बारे में बात की गई है. एंड इस पर्टिकुलर फीचर और इस स्टेटमेंट भी वहां पर लिखा हुआ है. सो इसका आंसर सी पार्ट होगा. इट्स टोटली अ फैक्चुअल क्वेश्चन, न्यूज़पेपर में रहा होगा तो यूपीएससी ने पूछ लिया. अदर जो इसमें बाकी ऑप्शंस भी हैं, दे आर ऑल्सो कोस्टल एरियाज. भावनगर जो है दैट इज लोकेटेड इन काठियावाड़ सौराष्ट्र रीजन में लाइक करता है. गल्फ ऑफ खंबाट में, पर्टिकुलरली वेस्ट ऑफ गल्फ ऑफ खंबाट में इट लाइज. देन Bhimunipatnam, it is located, it is a part of Visakhapatnam city, so it is also a coastal area. चांदीपुर के बारे में हम बात कर चुके हैं. Then Nagapattinam, it is bounded by Bay of Bengal in east and it is a cyclone prone zone. तमिलनाडु में लाई करता है. 2004 सुनामी की वजह से it was heavily affected. Then 14th question, it is about river Teesta. Source of river Teesta is same as that of Brahmaputra river and it flows through Sikkim. ये स्टेटमेंट गलत है. हाँ, तीस्ता रिवर जो है फ्लोज थ्रू सिक्किम बट ब्रह्मपुत्र इज नॉट द सोर्स. ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो इसका सोर्स जो है वो मानसरोवर लेक जो है, जो कि तिब्बत में लाइक करती है, कैलाश माउंटेन्स का पार्ट है, वो है. वेयर एज जो तीस्ता रिवर है इसका जो सोर्स है दैट लाइज इन ईस्टर्न हिमालयाज. ईस्टर्न हिमालयाज मतलब कि इट इज अ पार्ट ऑफ सिक्किम हिमालयाज. एंड कहाँ से ये पर्टिकुलरली कांगसी ग्लेशियर जो है उससे निकलती है एंड फ्लोज थ्रू सिक्किम. तो सोर्सेज जो है दोनों के अलग हैं. एंड द third statement is saying कि river Teesta flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. तो yes, ये statement सही है. तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं. ब्रह्मपुत्र जो है that flows along southern तिब्बत. तिब्बत से फ्लो होते हुए इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है, ठीक है. एंड उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में फ्लो करती है एंड यहाँ पर इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं. वेयर एज बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो इसको हम जमुना कहते हैं. अब जमुना को यमुना से कंफ्यूज नहीं करना है. बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं. देन रंगीत रिवर की बात करें. रंगीत रिवर जो है दैट ऑल्सो ओरिजिनेट्स इन हिमालयाज. ईस्टर्न हिमालयाज में ओरिजिनेट करती है एंड इट ऑल्सो फ्लोज इन सिक्किम. ओके, एंड दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर. तीस्ता रिवर जिसकी अभी हमने बात की थी कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन ईस्टर्न हिमालय से होता है, पर्टिकुलरली कांगसी ग्लेशियर. एंड तीस्ता रिवर के बारे में इट फ्लोज थ्रू इंडियन स्टेट्स ऑफ जो ये सिक्किम है, ऐसे सिक्किम के नीचे वेस्ट बंगाल इधर. सो इट फ्लोज थ्रू सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल एंड उसके बाद इट एंटर्स बांग्लादेश, क्योंकि नीचे जो है वो बांग्लादेश है. सो इट एंटर्स दैट एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन करती है. देन 15th क्वेश्चन इज अबाउट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. कौन सी हैं? सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे हैं कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है. गंगा की पूछे हैं, यमुना की पूछी है, नीचे गोदावरी की पूछी है. तो इस तरीके के फैक्चुअल नॉलेज जो है दैट जितना आपको याद कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सो जितना भी याद होता है उतना याद कर लो. सो ये तीनों ही दिबांग, लोहित, कामेंग, all of these are tributaries of Brahmaputra river.
बेसिक आइडिया जो हमारा इस प्रोग्राम का है उसमें यही है कि हम इस तरीके के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको प्रीवियस ईयर से ही कवर कर ले, ताकि जो है आगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको यहाँ से हेल्प हो सके, आप अलग से जा करके इस चीज के लिए सर्च करने की आपको जरूरत ना पड़े। और बेहतर है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे उन्हीं पे आप उन्हीं ट्रिब्यूटरीज को देख लीजिए दोबारा, क्योंकि नए नए तो ऐसे बहुत सारी रिवर्स हैं और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, याद ही नहीं कर सकते। सो ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की बाकी जो है वो ल्हासा रिवर, न्यांग रिवर, धनसिरी रिवर, दिबांग रिवर, कामेंग जो है, मानस रिवर, रैदक, धरला, राइट, एंड सुबनसिरी। दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज दैट यू कैन नो। 16th क्वेश्चन जो है ये थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन उस टाइम पे यूपीएससी ने पूछा था। दिस इज रिलेटेड टू रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स क्यों न्यूज में था और रेड सैंडर्स क्या है? सो इट्स अ ट्री स्पीशीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु रीजन में ये रेड सैंडर्स मिलता है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। सो पर्टिकुलरली रेड सैंडर्स जो है वो सैंडलवुड ट्रीज का एक स्पीशीज है विच इज पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है उनका पार्ट है। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट तो ये नहीं है। और लोकेटेड कहाँ है, कहाँ ज्यादा मिलता है? शेषाचलम रेंजेस जो है, हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। सो वहां पर ये ज्यादा मिलता है। एंड अदर एरियाज आर केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। सो ये कहाँ बेसिकली क्या कंडीशंस में ये सैंडलवुड की वैरायटी जो है वो होती है? दैट इज पर्टिकुलरली रेड सॉइल में ये ग्रो करता है एंड डिग्रेडेड लैंड्स में भी इट कैन ग्रो। एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स, ऑब्वियसली सदर्न इंडिया पेनिनसुलर रीजन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स से यहाँ मिलता ही है। एंड इसकी थेरेप्टिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इसकी इलीगल फेलिंग वगैरह होती थी। इस वुड की जो पैसे हैं दैट वो ज्यादा मिलते हैं, तो यही रीजन है। एंड देन इंडिया में जो सैंडलवुड ट्रीज हैं दे ऑल्सो सफर फ्रॉम सैंडलवुड स्पाइक डिसीज। ये डिजीज होती है दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो दिस यू कैन रिमेंबर। देन 17th क्वेश्चन इज अबाउट कि ये फेमस प्लेसेस है। अगेन इस थीम पे भी यूपीएससी काफी क्वेश्चंस पूछता रहता है। सो देखते हैं फेमस प्लेस एंड कौन से रीजन में वो लोकेट करता है। देन बोध गया। बोध गया इज यहाँ पे दिया हुआ है बघेलखंड। सो बघेलखंड में नहीं लाई करता। बोध गया जो है बेसिकली इट लाइज बिटवीन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड एल्यूवियल गैंजेटिक प्लेन्स। तो जो बघेलखंड है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है एंड इसके नीचे बघेलखंड लाई करता है। एंड ये एलुवियल प्लेन्स से ऊपर चल ही रहे। सो इट लाइज बिटवीन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड एलुवियल प्लेन्स एंड नॉट बघेलखंड का पार्ट नहीं है ये। एंड यहाँ पर जो है निरंजाना रिवर जो है दैट इसके वेस्ट बैंक में लाई करती है। एंड ये इंपॉर्टेंट सेंटर है, बुद्धिस्ट का इंपॉर्टेंट सेंटर है बुद्धिज्म में। तो दिस यू शुड नो। देन खजुराहो। खजुराहो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ये बुंदेलखंड रीजन में आता है। एंड यहाँ पे जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं दैट आर पार्ट ऑफ बोथ हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। तो यहाँ दोनों टेम्पल, हिंदू जैन टेम्पल दोनों बिलोंग करता है। एंड इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन शिरडी। शिरडी इज पार्ट ऑफ मराठवाड़ा रीजन, महाराष्ट्र में है ये। साईं बाबा का टेम्पल है यहाँ पे। सो दिस यू शुड रिमेंबर। एंड नासिक। नासिक इज पार्ट ऑफ मध्य महाराष्ट्र। एंड लास्टली तिरुपति। तिरुपति जो है वो शेषाचलम हिल्स में लाई करता है एंड इट इज इन आंध्र प्रदेश। शेषाचलम हिल्स, रायलसीमा रीजन। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है वो वेंकटेश्वर टेम्पल है। सो दिस यू कैन रिमेंबर कि तिरुपति में वेंकटेश्वर टेम्पल है। देन अगेन ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी थीम पे है। प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज और लोकेशन उसकी कहाँ है। सो देखते हैं इसको। श्री सालेम। श्री सालेम कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन नल्लामला हिल्स। नल्लामला हिल्स कहाँ पर है? दे आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। सो ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। शिव लॉर्ड शिवा के जो भक्त होते हैं वो सब यहाँ जाते हैं। एंड यहाँ पे श्री सालेम डैम भी है विच इज लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर। सो कृष्णा रिवर हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में ड्रेन करती है। सो ये डैम भी है इसके ऊपर। एंड इसके अलावा यहाँ पे नागार्जुन श्री सालेम टाइगर रिजर्व भी है जो कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है एरिया वाइज। सो दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। ये भी पूछते हैं क्योंकि टाइगर से रिलेटेड चीजें ज्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
देन सेकेंड इज ओमकारेश्वर. ओमकारेश्वर जो है ये मंधाता हिल्स मध्य प्रदेश में लाई करता है. एंड दिस इज अ हिंदू टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. एंड ये एक आइलैंड है पर्टिकुलरली ओमकारेश्वर नर्मदा रिवर पे. ओके. देन थर्ड इज पुष्कर. पुष्कर इज लोकेटेड इन अरावली हिल्स. पुष्कर जो है ये सिटी अजमेर में जो शहर है उसमें उसका पार्ट है, उसमें लाई करता है. एंड इट इज फेमस फॉर टेम्पल घाट. और यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल फेयर होता है, कैटल का ट्रेड किया जाता है यहाँ पे. एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर, इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर. Then 19th question, it is about consider the following rivers: Vansdhara, Indravati, Pranhita and Pennar. Then again ये भी पूछा है कि गोदावरी की इनमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है. सो प्राणहिता और इंद्रावती, these are the two tributaries. वंशधरा अलग से एक इंडिपेंडेंट रिवर है. देखिए वंशधरा के बारे में, सो इट फ्लोज बिटवीन महानदी एंड गोदावरी और ये एक इंडिपेंडेंट रिवर है. ये उड़ीसा में वंशधरा का बेसिन है एंड इट फ्लोज बिटवीन गोदावरी एंड महानदी. और जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है वो है प्रवार, पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता, इंद्रावती एंड सबरी. सो दिस यू कैन रिमेंबर, बहुत ज्यादा नहीं. Then Pennar River. Pennar River is a river in South India. It rises in Nandi Hills of Karnataka. So ये fact you can remember. And इसका जो river basin है that lies in the rain shadow region. Rain shadow region मतलब कि जहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो पहले ही बारिश कर चुकी होती हैं और उसकी वजह से हवाएं जो होती हैं they are dry, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है. So that is called the rain shadow region. ये बेसिकली अगर आप माउंटेन्स को देखें, सो अगर हवा इस डायरेक्शन से आ रही है सो दे आर अपलिफ्टेड, उसकी वजह से यहाँ बारिश होती है और इस रीजन में बारिश नहीं होती. तो दिस इज कॉल्ड रेन शैडो रीजन. ओके. सो ये देख सकते हैं आप, ये पेन्नर रिवर है एंड ऊपर गोदावरी, कृष्णा इसके नीचे ही है एंड कावेरी नदी फर्दर इसके डाउनवर्ड है. Then 20th question is, which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? So ये अंडमान एंड निकोबार है. ये इस तरीके से अंडमान एंड निकोबार लाई करता है और यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल किस किस जगह पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे माउंटेनियस टोपोग्राफी है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं. देन यहाँ पे कंडीशंस जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट की भी अच्छी हैं, ट्रॉपिकल कंडीशंस में मैनग्रोव मिलते भी हैं. सो यहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट भी मिलते हैं और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. सो ये देख सकते हैं आप, नॉर्दर्न अंडमान में वी हैव वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिडिल अंडमान में मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं और लिटोरल एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो भी हमें अंडमान में मिलते हैं. देन 21st क्वेश्चन है नेशनल पार्क के ऊपर, कौन से नेशनल पार्क में ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज नामदफा नेशनल पार्क. आपको नेशनल पार्क्स में भी इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक जोन्स में जो आपके नेशनल पार्क लाई करते हैं उनके बारे में क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन भी थोड़ी होनी चाहिए. तो इन चारों ऑप्शंस पे हम देख लेते हैं. खांगचेंगजोंगा, जिसको कंचनजंगा भी कहते हैं, सिक्किम, इट लाइज इन सिक्किम. तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है टेम्परेट सब एल्पाइन सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है. यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से भी रेनफॉल होती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी स्नोफॉल जो है विंटर्स में हमें देखने को मिलती है. यहाँ पे जो एलिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी यहाँ पे इसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट का भी टैग दिया गया है, यूनेस्को ने दिया है. देन नंदा देवी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने इसके बारे में बात की थी कि इट लाइज इन द एल्पाइन एंड टेम्परेट जोन. तो यहाँ पे वेजिटेशन कैसा मिलता है, रोडोडेंड्रॉन, मॉसेस, इस तरीके का वेजिटेशन मिलता है और जो यहाँ पे टेम्परेचर्स वगैरह हैं काफ़ी लो टेम्परेचर्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं. देन न्योरा वैली नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. अब वेस्ट बंगाल का रीजन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है. सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमें यहाँ देखने को मिलता है. बिसाइड्स दैट बिकॉज ऑफ द एलिवेशन यहाँ पे टेम्परेट वेजिटेशन भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है. देन लास्टली नामदफा नेशनल पार्क. अब नामदफा नेशनल पार्क इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश.
ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है ये, तो यहाँ पे एलिवेशन भी ज़्यादा है, इसलिए हमें आर्कटिक और टेम्परेट क्लाइमेट्स देखने को मिलता है, क्योंकि हाई एलिवेशन पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाता है और ठंडी कोल्ड कंडीशंस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। उसके अलावा ये जो इसका लैटिट्यूडनल लोकेशन है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में भी आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें वैसा क्लाइमेट भी देखने को मिलता है, जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे रेनफॉल जो है ग्रेटर देन 250 सेंटीमीटर, इतनी ज़्यादा रेनफॉल भी हो जाती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑल्सो। देन 22nd क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इनमें से कौन से स्टेट्स में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। सो इट इज अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, नॉट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलते क्योंकि वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस में वेजिटेशन में डिफरेंस है। वेस्टर्न हिमालयस में जो है हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो नहीं मिलते, ईस्टर्न हिमालयस में हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तभी नामदफा नेशनल पार्क में हमने बात की, वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। उसी तरीके से मिजोरम में भी इसी रीजन की वजह से, एक तो उसकी लैटिट्यूडनल लोकेशन, दूसरा रेनफॉल, साउथ वेस्ट मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल मिलती है। जबकि वेस्टर्न हिमालयस वो थोड़ा हायर लैटिट्यूड पे लाई करता है कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयस, इसलिए वहां पे हमें टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट या फिर ड्राई फॉरेस्ट मिलते हैं, बट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ देखने को नहीं मिलते। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं एंड वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की हमने बात कर ली। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके के वेजिटेशन मिलेगा? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस तो मिलेगा, बट ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, वेयर एज मिजोरम में वी विल फाइंड इट। Then 23rd question is talking about westerlies. Westerlies किन particular latitudinal zone में blow करती है? So this you can have a better idea. ये हमारा equator है and this is 30 degree, this is 60 degree, 90 degree. So जो westerlies है they blow between 30 degree to 60 degree north south latitude, नीचे भी दे ब्लो। सो ये जो है आपका हाई प्रेशर, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, वहां से ओरिजिनेट होती है। दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, यहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड दे मूव टुवर्ड सब पोलर लो रीजन, और इस तरीके से दे फ्लो। सो वेस्टर्लीज की लोकेशन की बात कर ली, हाई प्रेशर एरियाज इन हॉर्स लैटिट्यूड्स से ये ओरिजिनेट होती है एंड दे फ्लो टुवर्ड्स द पोल। एंड और इनका क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है? दीज वेस्टर्लीज ये जो है ये क्या करती है कि इस रीजन में व्हेन दे ब्लो तो दे बिकम द रीजन फॉर ऑल्सो जो हमारे टेम्परेट रीजन्स में साइक्लोन्स आते हैं। वेस्टर्लीज जो है काफी ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस करती हैं एंड दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है इस रीजन में। और नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया जो है, तो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में कई बारी जो लो प्रेशर सेंटर्स होते हैं दे आर टेकन टुवर्ड्स इंडिया, और उसकी वजह से यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। सो वेस्टर्लीज का रोल विंटर रेनफॉल में हमें देखने को मिलता है। देन 24th क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि टीक जो फॉरेस्ट है, टीक जो है वो किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में आता है, कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट का पार्ट है टीक ट्री। तो टीक ट्री जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का पार्ट है, और जो हमारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं दे आर टू टाइप्स, एक तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, एक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। एंड जो पर्टिकुलरली टीक है दैट इज पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, जिसको रेनफॉल की जरूरत होती है बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, एंड दिस इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द मॉनसूनल क्लाइमेट। मॉनसून फॉरेस्ट का पार्ट है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर ड्राई सीजन। कम से कम एक महीने तो वहां पर रेनफॉल जो है वो 6 सेंटीमीटर से कम होती है। इस क्लाइमेट को हम मानसून क्लाइमेट कहते हैं। एक मानसून क्लाइमेट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके अलावा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो पर्टिकुलरली टीक जो है वो इन्हीं क्लाइमेट्स में मिलता है जहां रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर से कम होती है। सो यस, वी हैव डिस्कस टिल 2015 क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी में आए हैं, इंडिया फिजिकल जो भी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से जो भी क्वेश्चंस है आए अभी यूपीएससी में, सो वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, थैंक यू।